निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर टीचिंग जनरल साइंस टीचिंग के अंतर्गत आज हम आपको बता रहे हैं शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड का अर्थ और आवश्यकताएं। देखिए, शिक्षण मेथड नाम ही जिसका मेथड है, अर्थात ऐसी विधियां जिनके माध्यम से शिक्षण को प्रभावी ढंग से छात्रों को सिखाया जा सके, शिक्षण को बताया जा सके। आज पहले हम इसके अनुसार चलते हैं, बोर्ड पे लिखें। किसी कार्य को करने से पूर्व उसके तरीके के बारे में चिंतन करना अति आवश्यक है। कोई भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, इससे पूर्व आपको चिंतन करना कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है। यदि कार्य की प्रकृति का चिंतन किए बिना कार्य शुरू कर देंगे तो कार्य पूर्ण रूप से संदेह की आशंका में रहेगी कि वो समय पर पूरा होगा कि नहीं, किस अंदाज में होगा पूरा। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं। शिक्षण की किस विधि से ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। यह 3 बातों पर निर्भर करता है। भाई, कौन सी विधि काम में लें, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है। वो तो समय एवं परिस्थिति के अनुसार विधियां एडजस्ट हो जाती हैं। तो 3 बात, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड लेंगे। अध्यापक का व्यक्तित्व, किस तरह के अध्यापक है, उसका खुद का अपना कैलिबर कैसा है, और अध्यापक का विषय वस्तु पर नियंत्रण, यानी उसको विषय वस्तु पर कितनी पकड़ है, कितना उसके बारे में गहन जानकारी करता है। अगर वह गहन जानकारी करके आया तो उसके लिए और बहुत सारे लेक्चर मेथड के अंतर्गत एक जो व्याख्यान है उसमें एग्जाम्पल मेथडों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेगा। अगर उस पर उसका सब्जेक्ट पे कमांड है, तो सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो वो साधारण सी बातें कह के और आदमी आगे बढ़ जाएगा। ये सीधी सी बात है, फैक्टर है। तो शिक्षण विधियां जो हैं, यदि कार्य की प्रकृति, शिक्षण विधि शिक्षण का एक माध्यम है। भाई, शिक्षण को पूरा कराने के लिए एक रास्ता है, माध्यम है, जिसके द्वारा अध्यापक अपनी उप-इकाई को रोचक, सजीव और प्रभावशाली बनाता है। मेथड के द्वारा, मेथड हैं जैसे लेक्चर मेथड है, ठीक है, और इसके अलावा प्रश्नोत्तर मेथड है। भाई, आप प्रश्नोत्तर करके और बालक को अपने पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भ्रमण विधि है, आप घुमाने ले जाओ। आप प्रयोगशाला विधि है, प्रयोग करके सिखा रहे हैं। आगमन निगमन विधि है आपको, ठीक है, और भी प्रयोजना विधि है। बहुत सारी विधियों का अपना अलग अलग रोल है। लेकिन जैसे प्रयोजना विधि में प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसमें आंकड़े लाना होता है, डाटा इकट्ठे करना होता है। लेकिन सबसे जो इजी विधि है वो है लेक्चर मेथड। अब उसको इजी भी कह सकते हैं और बोरिंग भी कह सकते हैं। अब उस बोरिंग को आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। शिक्षण विधि का संबंध 3 बिंदुओं से है। दूसरा, शिक्षक भी उसी विधि में से सफल शिक्षण नहीं करा सकता। इसके साथ साथ यदि शिक्षक किसी कारण को एक पद्धति से सफलतापूर्वक पढ़ाता है तो दूसरे प्रकरण को उसी पद्धति से उतना प्रभावी तरीके से नहीं पढ़ा सकता। प्रत्येक टॉपिक को एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते। अगर आप कोई ज्योग्राफी का मेथड पढ़ा रहे हैं तो उसको बिना मैप से, नक्शे के बिना, ग्लोब के बिना आपका पढ़ाना संभव नहीं। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो बिना ब्लैक बोर्ड के वर्किंग के आप समझा ही नहीं सकते किसी को। तो ये सब्जेक्ट का भी है और टॉपिक के अकॉर्डिंग भी है। शिक्षक को शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ अपनी कक्षा के छात्रों के मानसिक स्तर का भी ज्ञान। देखिए, अर्थ के अंतर्गत यही है शिक्षण विधि का, कि शिक्षण विधि वह है जिसमें 3 चीजों का समावेश हो और जिसमें शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार जिस मेथड को प्रयोग में लेता है पढ़ाते समय, वो शिक्षण विधियां कहलाती हैं। शिक्षण विधियों का संबंध विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जिसमें एक हैं विचारक जॉन डीबी। पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों का प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पाठ है उसको व्यवस्थित करके हम उसका निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो वो एक शिक्षण विधि को ही नाम है, ये जॉन डीबी ने कहा है। एक और राइटर हैं जिनका नाम है बॉयनिंग,
वो कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। सीधी सी बात है, शिक्षण मेथड से पाठ आगे बढ़ने लग जाता है। अगर प्रश्नोत्तर को काम लोगे तो प्रश्नोत्तर पूछ के पाठ आगे बढ़ाएगा। भाई एक ही तरह से पाठ का विकास जो होना है वो शिक्षण मेथड से ही होना है। तो शिक्षण विधि अपने आप में ही पाठ का विकास करने की, पाठ को आगे बढ़ाने की, पाठ में रोचकता लाने की, सबका काम शिक्षण विधियों का ही है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई है वो आपको बता देते हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है आवश्यकता, पाठ जब सही ढंग से पूर्ण नहीं हो रहा है, उसमें बोरिंग हो रहे हैं हम, तो आपको प्रॉपर मेथड का प्रयोग करना होगा। विषय का ज्ञान सर्वोत्तम तरीके से विद्यार्थियों को पहुंचाने के लिए, विषय के ज्ञान को सर्वोत्तम उपयुक्त तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी विधि का सहारा लेना पड़ता है। और विषय वस्तु की प्रकृति, विद्यार्थियों की योग्यता व क्षमता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भाई मेथड का प्रयोग करता है शिक्षक, तो उसको सबसे पहले ध्यान क्या रखना पड़ता है कि विषय वस्तु किस टाइप की है। अगर वह हिंदी पढ़ा रहा है और पद्य पढ़ा रहा है तो उसको मेथड गयात्मक बनाना पड़ेगा, उसको गद्य में बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसको अनुसार ब्लैक बोर्ड पर वर्क करना ही पड़ेगा उसको। तो पहले तो विषय वस्तु की प्रकृति देखकर मेथड, फिर विद्यार्थी की योग्यता व क्षमता, विद्यार्थियों की योग्यता कितना उनमें दम है सीखने का, उसको पहले सर्च करके फिर उसी के अकॉर्डिंग उनकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर ही ज्ञान दिया जाए। शिक्षक सर्वोत्तम उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन कर शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, अच्छी से अच्छी शिक्षण विधि को काम में लेने का कोशिश करता है। अतः शिक्षण विधि को हम शिक्षण का एक ऐसा सबल माध्यम मान सकते हैं जिसकी सहायता से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को रोचक, सजीव तथा प्रभावशाली बनाता है। प्रत्येक शिक्षक अपनी क्षमता, व्यक्तित्व और विषय वस्तु पर अपना अधिकार देखकर किसी विषय शिक्षण विधि की सहायता लेता है। देखिए, पाठ को पढ़ाते समय ये तो बात प्रैक्टिकल है कि मैं अगर कोई पाठ पढ़ा रहा हूं तो अब मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मुझे किस समय कौन सी विधि को बदलना है। जैसे अभी मैंने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग की है, ये भी विधि है एक। अब इस ब्लैक बोर्ड को लिखना मुझे क्यों, साथ में भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन पहले लिख दिया। कारण क्या है इसके लॉजिक, क्योंकि लिखने समय इतने में ही निकल जाता है लिखने में, आपको फिर बोलने में समझने आने में नहीं है। ज्यादा बोल के समझाने में लेक्चर मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे छात्रों को उतरवाना भी होता है क्लास में, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ाया फिर उसके बाद में उस पॉइंटों को लिखा दिया भी जाता है। तो शिक्षक अपनी विषय वस्तु को रोचक, सजीव, यानी उसमें निर्जीवता नहीं आनी चाहिए। पढ़ाते समय छात्रों में एक्टिव रहें, वो उसको पढ़ने के लिए आतुर हों, इस तरह का माहौल उस शिक्षण विधि में होना चाहिए। और प्रभावशाली बनाता है। प्रत्येक शिक्षक अपनी क्षमता, व्यक्तित्व और विषय वस्तु पर अपना अधिकार देखकर किसी विशेष शिक्षण विधि की सहायता लेता है। इस प्रकार विषय प्रकरण की प्रकृति को देखकर वह उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करता है। अलग अलग प्रकरण के लिए शिक्षण विधियां भी अलग अलग होना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता है यूं है कि बालक वो शिक्षक तभी प्रभावी शिक्षण कर पाएगा जब उसको शिक्षण विधियों की नॉलेज हो। क्योंकि एक ही मेथड से पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में ऊब जाते हैं। उनको टाइम पे भ्रमण करा के लाओ, उनको कुछ ऐसा एग्जाम्पल, कहावत, मुहावरे, कहानी, ये सारी चीजें हैं, ये मेथड ही हैं। तो उनसे बच्चों का इंटरटेल करो बीच में। आज कोई भी ज्ञान है उसको आप एक निश्चित समय के बाद छात्र के अंदर नहीं भर सकते, उसके बाद बीच में आपको कुछ बदलने पड़ेंगे। पिक्चर हॉल में 3 घंटे में पैसे देके आप पिक्चर हॉल में बैठते हैं, अभी तो खैर पिक्चर हॉल बंद है, लेकिन आप अगर पिक्चर की थीम एक जैसे ही माहौल को क्रिएट कर रही है तो आप या तो उठ के चल देंगे या थोड़ी देर का वेट करेंगे, मैंने कि यार बढ़िया कोई आ जाए, अभी तो वही चल रहा है रोना पीटना। तो इसलिए जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वो ये कोशिश करता है कि उस भीड़ को पूरे 3 घंटे कैसे रोके रखूं। कॉमेडी आती है,
रोमांस आता है, गाने आते हैं, मारधाड़ आती है, इमोशन आते हैं, लास्ट में हीरो की जीत कराते हैं। क्योंकि लास्ट में हीरो अगर पिट के गया ना तो पूरी टाइम घर पे जाके भी अरे यार क्या पिक्चर ही बकवास यार। क्योंकि आदमी होता क्या है, हीरो के साथ अपने इमोशन जोड़ता है, फिल्म में जोड़ता है कि नहीं जोड़ता। अब हीरो पिट रहा होता है तो आदमी अंदर से कहता है अरे अभी रुक जा यार, अभी कूटेगा अभी कूटो, और जब जैसे ही वो पीटने लग जाता पूरे हॉल में आवाज आ जाती है हाँ शाबाश। तो कहने का तात्पर्य उसके साथ आपकी जुड़ गए। अब मान लो उसकी हार हो गई, क्योंकि हीरो हमेशा सही ऑब्जेक्ट लेके आता है, क्योंकि कोई भी फिल्म है वो मैसेज देके जाती है। तो वो मैसेज लास्ट में अगर वो हार ही गए फिर मैसेज ही क्या आ पाया। तो एक मैसेज समाज को भी जाना होता है और दूसरा जो भावनाएं जुड़ी होती हैं उनको भी मेंटेन करना होता है। तो खैर ऐसे पिक्चर, ऐसे ही क्लासरूम का माहौल है। क्लासरूम में बंधे हुए रहने का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आपको तो शिक्षण विधियां पाठ को रोचक बनाने का कार्य करती हैं, शिक्षक के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं, साथ में ही छात्रों को जो बोरियतता एक ही मेथड से हो जाती है उससे ऊब से भी बचाती हैं। इसके साथ में ही शिक्षण विधियों का कार्य है कि वो पाठ को आगे बढ़ाती हैं, पाठ में गतिशीलता लाती हैं। क्योंकि गतिशील पाठ में गति तभी आएगी जब शिक्षण मेथड को प्रयोग में लेंगे। इसके बाद शिक्षण के विधि के उद्देश्य छात्रों में कार्य की आदत के प्रति वांछनीय मूल्यों व उचित अभिवृत्तियों का विकास करना। शिक्षण विधि छात्रों में वांछनीय जो मूल्य हैं उन पर विश्वास दिलाती है और उचित अभिवृत्तियों का विकास करती है। नंबर 2, छात्रों में कार्य के प्रति ईमानदारी व सक्षमता उत्पन्न करना। छात्र ईमानदारी का परिचय दें, वो पढ़ते समय पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। उद्देश्यपूर्ण वास्तविक परिस्थितियों द्वारा सिखाने के लिए प्रेरित करना। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो उद्देश्यपूर्ण तरीके से है, इसका बच्चों को एहसास कराना होता है। छात्र अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक रूप में उपयोग कर सकने में सक्षम बन सके। आप जो भी पाठ पढ़ाएं, जौन सा भी मेथड काम में लें, उस ज्ञान को सीखकर वे व्यवहार में कभी भी उस कार्य को करने में सक्षम हो और कार्य रूप में परिणत कर सकें। छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रशिक्षित करना और उन्हें इस दृष्टि से सफल बनाना कि वह ज्ञान अर्जन कर सके। देखिए, पाठ को शिक्षक पढ़ाता है, चाहे वो लेक्चर मेथड से पढ़ा है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग से पढ़ा, किसी भी मेथड से पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर इस तरह का भाव वरना कि वो स्वाध्याय करें, कि हमने जो पढ़ाया है उसको घर पर पढ़ें और नहीं समझ में आए उसको वापस पूछें। क्योंकि स्वाध्याय के अलावा से बड़ा कोई भी मेथड सफल नहीं है। मैं आपको लाख किसी मेथड से पढ़ाऊं, लेकिन जब तक आप स्वयं उसको एक बार नहीं पढ़ेंगे अपने मन से, तब तक हमारे द्वारा कही हुई बात का ओरिजिनलिटी का थीम समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि वो स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें उन्हें, कि अपना खुद अध्ययन करने छात्र लगे। छात्रों में स्पष्ट चिंतन की योग्यता तथा स्पष्ट भाषण एवं लेखन अभिव्यक्ति का भी विकास करना। यानी शिक्षण विधियां न केवल शिक्षक को फायदे पहुंचाती हैं, बल्कि इन शिक्षण विधियों के माध्यम से कई छात्र जो ऐसे हैं जो रिजर्व नेचर के कहलाते हैं, जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया कोई प्रोग्राम में, उनको इस योग्य बना देना कि वो मंच पर बोल सकें, अपनी कोई भी कौशल है, अपना जो टैलेंट है, अपना जो उनकी प्रतिभा है, उसको वो प्रदर्शित कर सकें। ये काम मेथड का ही, भाई आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं, सामने वाला आपसे बच्चा इम्प्रेस होकर और वो जस्ट आपकी जैसी कॉपी करने लगे, और वो मान लो ये मान ले कि हमने हमारे गुरुजी को आदर्श मानकर सीखा है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस रिप्रेजेंट करते समय उसके मन के अंदर ये भाव रहेंगे कि हम हमारे गुरुजी के जो बताए हुए मेथड हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि जो छात्र है उसके अंदर मेथड के माध्यम से यह सिखा दिया जाता है कि वह जो ज्ञान हम दे रहे हैं, जो शिक्षक दे रहा है, वो उसको इन फ्यूचर कभी भी कहीं भी काम में ले सकता है।
साथ में ही स्पष्ट भाषण के साथ में लेखन। आज जिस तरह से शिक्षक लिखता है, छात्र भी कोशिश करते हैं कि उनकी लेखन की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का विकास हो। छात्रों में रुचियों का विकास और रचनात्मक शक्ति विकसित करना। देखिए, रुचि का विकास तो रुचात्मक होता है। अगर आपका मेथड अच्छा है पढ़ाने का तो छात्र ऑटोमेटिक रुचि लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई छात्र सीखने के बाद में उसको रुचि कैसे हो, तो रुचि डेवलप करना पहले तो शिक्षक का काम है कि वो में रुचि डेवलप करें, और फिर छात्र को भी ऐसा मानना चाहिए कि वह रुचि किस तरह से पढ़ाई में लगाए, किस तरह से आप पाठ को रुचि के अनुसार पढ़े। छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। कई बार क्या है, किसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है पूरे मनोयोग से, सारे मेथड ले रहा है, लेकिन अगर आपके मन में ये आ गई गुरुजी तो किताब में से पढ़ा रहे हैं, ये आयत हम घर पढ़ लेंगे, तो मैं लाख किसी भी मेथड का प्रयोग करूं आपके लिए तो ये है कि टाइम निकला चाहिए, हम घर पर देखेंगे। मतलब मानसिकता में ये हो गई कि हम उसको घर पढ़ लेंगे। आदमी इंपॉर्टेंस कब देता है? टीचर के मेथड पे उसको सुनने में, जब वो जानता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं हो सकता है हमें बाहर नहीं मिले, कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा वहां नहीं हो किताबों के माध्यम से, तो हम इनके माध्यम से उसको सीखने की कोशिश करें। कई बार बच्चा प्रेजेंट रहता है कक्षा में लेकिन मेंटली एब्सेंट हो जाता है जब उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, या यूं सोच जाए गुरुजी पे पढ़ाना नहीं आया, मैं तो खुद पढ़ लूंगा। तब वो कितना ही अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, तब उसके अंदर तो सबसे पहले बात है कि आइडियल बनो। हर बालक आपको ये सोचे कि ये मेरे आदर्श हैं और ये जो कह रहे हैं उस बात में किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है और मैं किसी तरह का उसमें से भाग नहीं दे सकता। कई टीचर फैकोलॉजी में होते हैं और वो फैकोलॉजी वाले टीचर हैं, अकेले खुद कई लोगों की मानसिकता, कई लोगों की टीचरों के बारे में गलत ओपिनियन सिद्ध बनवा देते हैं। आज आप ठीक है शिक्षक की पोस्ट पे हैं तो आपको ये कोई भी बात जो कह रहे हैं, क्योंकि आपकी हर बात को छात्र ग्रहण कर रहा है बड़े मनोयोग से। एक घड़ी हमने उनके माँ बाप जो बात कहेंगे उसको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आप कोई भी स्टोरी सुना देंगे। अब आपने कोई पैकोलॉजी में डिप्लोमा की हुई बात सुना दी, और साहब जब हम छोटे थे 200 किलो वजन, 100 किलो एक हाथ से, 100 किलो एक दूसरे हाथ से उठा के साहब और ले जाते लंबा 1-1.5 किलोमीटर। अब यार आपकी पर्सनैलिटी है फूंक से उड़ने वाली और आप सुना रहे हो इस तरह की बात, तो छात्र है फिर आपके बारे में जो ओपिनियन बनाएंगे वो नकारात्मक बन जाए। तो इसलिए कभी भी कोई एग्जाम्पल दें, वो या तो ठीक है आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, किसी तरह का कोई ऐसा प्रकरण हुआ, कोई घटना हुई, उसको आप सुनाएं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की सत्यता भी, आटे में नमक तो चल जाएगा लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा। इसलिए भाई नमक में, आटे में नमक ऐसा नहीं चल जाता है कि कई बार आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई तो उस ट्रेजेडी को आप बड़ी ट्रेजेडी हुई तो छोटा करके सुना दो कि साहब हम वहां गए किसान आंदोलन में देखने, हम हमारे टाइम में भी हुआ एक आंदोलन, तो हम भीड़ में लग रहे साहब, उस समय हमने सोचा कि हमारा नाम होगा, ये होगा, वो मार पड़ी। अब वो मार पड़ी की जगह आपको लोगों में बहुत मार पड़ी, हम तो खैर दिमाग से इधर से उधर निकल गए थे। ये सेंटेंस आपकी बुद्धि चातुर्य को चला के चल सकता है, कई बच्चे तो उसमें लगा लेते हैं अपना दिमाग, लेकिन आप ये कहो जब हम वहां खड़े हुए साहब चारों तरफ सेना लगा दी थी, लेकिन हमारी आवाज में इतनी बुलंद थे, हम माइक पे आ गए, हमने सारे भाइयों को पूरे को संबोधित किया कि भाई पीछे नहीं हटना है, युद्ध होना है, ये होना। अरे यार ठीक है, आपकी हमने कैपेबिलिटी देख रखी है, यहां भी देख रहे हैं हम, इतना नहीं है। एक कहते कहावत, बकरी की लात देख रखी है हमने, कहां तक जाएगी? घोटू तक। कभी बकरी का दूध काटते हुए किसी को देखा? बकरी लात देती रहती है, दूध काटते रहते हैं, क्योंकि वो लात से जाएगा क्या में करता है भाई, अपने घुटनों में तो बर्तन रख लिया, दूध काट रहे हैं, देती रहे लात, कहां जाएगी बकरी, आगे बंध रही है। वो हालात को बालक भी समझता है। आज का बालक ऐसा नहीं है, जैसा गुरु बढ़ा रहा है जैसा ठीक है। आज आपको हर उस मेथड को
प्रयोग में लेना होगा, जिससे बालक के अंदर आज मैं एक बार का उदाहरण देता हूं। एक बार क्या है कि ऐसी बहस हो गई, भाई बहस हो जाती है टीचरों में कई बार, पुरानी, आज से 10 साल पुरानी घटना सुना रहा हूं। तो एक टीचर है, वो अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने साहब वो श्लोक सुनाए साहब बच्चों को, बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए और बच्चों ने साहब बड़ा तालियां बजा दी। देखिए, तालियां बजाना एक अलग मैटर है, आप गाना सुना दो तालियां बज जाएंगी, आप कॉमेडी कर दो तालियां बज जाएंगी। ज्ञान ग्रहण कराना, जो पाठ विषय वस्तु है उसको उस पर फोकस कराना, ये काम है आप। तो वो ये कह रहे थे कि उदाहरण आइडियल दिए जाएं छोटे बच्चों के लिए, जैसे भगवान राम का आदर्श सुनाया जाए कि वो कितने अपने पिता की आज्ञा के कारण खुद वनवास में चले गए, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरी उनकी पत्नी को भी ले गए वो। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो कृष्ण के, राम के, हनुमान के, श्रवण कुमार के, जो कि ऐसे एग्जाम्पल थे। तो मैंने उनको एक बात कही गुरुजी को, मैंने कि ठीक है, मैं भी मानता हूं भगवान को, मैं भी आस्तिक हूं, लेकिन एक उम्र के साथ में मेरे अंदर आस्तिकता ज्यादा रहती है। आज तो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय भी टेक्नोलॉजी थी, उस समय शक्तिमान और ये चलते थे सीरियल। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि गुरुजी इनकी जगह आप, जैसे बच्चों में आप नैतिक शिक्षा देना चाह रहे हैं, मानवीय मूल्य डेवलप करना चाह रहे हैं, तो शक्तिमान का उदाहरण दो। और जो टीवी पर ऐसे पात्र आते हैं जो आज के टाइम में ज्यादा बच्चों के फेवरेट हैं, उसका दो। क्या बुराई है भाई, उसमें कोई ऐसा नहीं कि बुराई शो हो रही है, लेकिन वो उसको डेली देख रहे हैं, वो उनके लिए आइडियल है। आज छोटा बच्चा, आज अब तो नहीं, कार्टून का एक टाइम में इतना चलन था, अब तो बहुत सारे गेम आ गए जिसमें कार्टून चैनलों में बच्चे डोरेमोन और जाने कौन कौन से, उन सबका ऐसे नाम। अब उनका आप एग्जाम्पल देके कोई बात को समझाना चाह रहे हो तो बच्चे तुरंत समझाएंगे, अच्छा अच्छा डोरेमोन की बात कर, हाँ वो है। फिर क्या हुआ कि इस तरह से डोरेमोन जैसा एक व्यक्ति था, ये लो साहब, अब उसमें उन्होंने कैरेक्टर सेट कर लिया और पूरी थीम को वो समझने की कोशिश करने लगे। कहने का तात्पर्य है, जैसी परिस्थितियां हैं, अब परिस्थितियां और विषय वस्तु की प्रकृति दोनों को सेट करना होगा। अगर आप हिस्ट्री का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हिस्ट्री के पाठ को पढ़ाते पढ़ाते जब आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कभी कोई भ्रमण को जाएं तो उन स्पॉटों पे जाएं जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं, जिनमें ये एक बार एहसास कराएं कि जो आपने किताब में पढ़ा, देखो उसकी हकीकत ये रहे, ये कुटिया है, ये यहाँ इस तरह का शबरी का आश्रम था, ये फला था। तो जब एक बार दो बार जब बच्चों को ये एहसास हो जाएगा प्रैक्टिकली कि नहीं था पहले का इतिहास। आज हालात ये हो जाती है कई बार कि जो महाराणा प्रताप हैं, उनका 80 किलो का तो कवच था और 80 किलो की तलवार थी, 7.5 फुट लंबे थे। अब हालात ये हो जाती हैं कि अरे साहब होता कितना 7.5 फुट, ये तो सोचो आप। तो फिर उनका क्या है, म्यूजियम में वो भाला है, वो तलवार है, वो कवच है, उनका बेट लिखा हुआ है। तो वो चीजें बच्चे फिर भी समझ पा रहे हैं म्यूजियम में। अब उनकी ओरिजिनलिटी दिखाने के लिए चेतक का ओरिजिनल कितना रोल था, कैसे चेतक ने हाथी के ऊपर मस्तक पे पैर रख के और वहां फिर महाराणा प्रताप ने ऊपर बैठे हुए की गर्दन उड़ा दी थी, कैसा घोड़ा होगा वो। ये सारी बातें हमें इतिहास के पन्नों में मिलती हैं, लेकिन इसकी सत्यता की जानकारी हमें उस प्रैक्टिकली वहां जाकर या म्यूजियम में भी, भाई म्यूजियम भी इसी के लिए बनाए, म्यूजियम एज एक विरासतों को इकट्ठा रखने के लिए। नहीं तो आदमी विश्वास नहीं करे। तो बहुत सारी चीजें हमारी रखी हुई हैं विरासत की, जिनको आप देखकर ऐसा एहसास कर सकते हैं कि इतिहास हमारा ऐसा है, हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है और उसके अंदर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने कार्य किए। अब उनका आप फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी आइडियल पर्सन को बात करने की बात करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई दिक्कत कब आएगी, जब कोई नया नाम ले देंगे और उसका बड़ा चढ़ा के इस तरह का वो वर्णन कर देंगे,
तो दिमाग में घुसने की बात नहीं हुई। फिर उसको ऐसा ठीक है साहब, ठीक है साहब, वो ठीक है साहब में ही रह जाएगा। आज कितने बच्चे नानी से कहानी सुनना पसंद करते हैं, कितने बच्चे दादा दादी से? कोई नहीं। उनके पास क्या है? उनके पास प्ले गेम है, वो उससे गेम खेलने में ज्यादा बिजी है, वो कार्टून देखने में ज्यादा बिजी है। वो हट ही गया क्रेज ही, क्योंकि उनमें ज्यादा विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चे छोटे से ही पूरा अपनी सोच को साइंटिफिक बनाए हुए हैं। तो ये सारी बातें ये शो करती हैं कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान का हो चाहे कोई भी शिक्षण की विधियां हो, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता हो। फिर छात्रों में सद नागरिकता के गुण विकसित करना। आपको पढ़ाते समय लास्ट में सद नागरिकता, यानी आप हमेशा देश के प्रति अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को वहन करते हुए ग्रहण करें शिक्षा को। और छात्रों में चरित्र निर्माण की बात भी बताई गई है कि किस तरह से चरित्रवान लोगों का अपना एक मोटिव होता है। धन्यवाद।